सऊदी अरब मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है। इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना यहाँ स्थित है। इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद यहाँ भेजे गए थे। यहीं से उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना शुरू किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सऊदी अरब किसी व्यक्ति या परिवार के नाम पर स्थापित किया गया था। सऊद वंश की उत्पत्ति शेख सऊद बिन मोहम्मद से हुई थी। वहीं से सऊदी अरब नाम आया। इस वंडर फैक्ट्स एपिसोड में हम जानेंगे कि सऊदी अरब कैसे बना, सऊद परिवार ने हिजाज की दो पवित्र शहरों मक्का और मदीना को कैसे जीता और यह देश इतना अमीर और प्रभावशाली कैसे बना। सऊदी अरब की स्थापना विशाल अरब रेगिस्तान पर की गई थी, जिसे पहले जजीरत अल अरब या अरब प्रायद्वीप कहा जाता था। अरब प्रायद्वीप दो महत्वपूर्ण समुद्रों से घिरा हुआ था, लाल सागर और फारसी सागर। दुनिया के इतिहास की कुछ सबसे प्रमुख सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता और फारसी सभ्यता इन तटीय देशों में विकसित हुई। परिणामस्वरूप अरब प्रायद्वीप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बन गया। हाल ही में सऊदी अरब में लगभग 4,500 साल पुराना रास्ता खोजा गया। इससे समझा जा सकता है कि प्राचीन काल से ही लोग इस क्षेत्र में आते जाते रहे हैं। 570 ईस्वी में इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म पवित्र शहर मक्का में हुआ। वहीं उन्होंने इस्लाम का सत्य प्रचार शुरू किया और बाद में मक्का के विभिन्न जनजातीय प्रमुखों के विरोध के कारण उन्हें मदीना जाना पड़ा। कुछ वर्षों बाद जब मदीना के सभी लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो उन्होंने मक्का पर विजय प्राप्त की और फिर इस्लाम बहुत तेजी से अरब क्षेत्र में फैल गया और वहाँ का मुख्य धर्म बन गया। वहीं से खलीफा प्रणाली की शुरुआत हुई। फिर दो पवित्र शहर विभिन्न इस्लामी खिलाफतों के अधीन संचालित हुए। उस समय अरब प्रायद्वीप कई हिस्सों में विभाजित था। हिजाज उनमें से एक था और यह पश्चिमी भाग में था जहां मक्का और मदीना के दो पवित्र शहर स्थित थे। दूसरी ओर मध्य भाग का नाम नजद था। इस क्षेत्र के शुष्क रेगिस्तान के कारण किसी भी साम्राज्य ने इसे कब्जा करने लायक नहीं समझा। उस समय उस क्षेत्र में विभिन्न जनजातियां थी और प्रत्येक जनजाति का अपना प्रमुख था। जनजातियां कृषि और पशुपालन से अपनी जीविका चलाती थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मोहम्मद बिन सऊद रियाद के पास एक कृषि बस्ती दिरिया के प्रमुख थे। उसी समय उन्होंने इस्लाम की वहाबी विचारधारा के संस्थापक और अरब के प्रसिद्ध धार्मिक नेता मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने एक गठबंधन बनाया और दिरिया अमीरात की स्थापना की। उस समय ओटोमन खलीफा अरब के सभी महत्वपूर्ण शहरों को नियंत्रित करता था। शिर्क और विधर्म के आधार पर मोहम्मद बिन सऊद और वहाब ने उस्मानी खिलाफत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हाथ मिलाया। दरिया अमीरात की स्थापना के बाद दोनों नेताओं के बीच और भी घनिष्ठ संबंध बन गए। मोहम्मद बिन सऊद ने अपने बेटे अब्दुल अजीज का विवाह मोहम्मद बिन वहाब की बेटी से करवा दिया। इसी तरह सऊद परिवार और वहाबी विचारधारा की शुरुआत हुई। 1765 में मोहम्मद बिन सऊद की मृत्यु के बाद उनके बेटे अब्दुल अजीज ने दरिया में सत्ता संभाली। अब्दुल अजीज शक्तिशाली बन गया और एक के बाद एक विभिन्न क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। उसने क्षेत्र की सभी इस्लामी संरचनाओं और पवित्र स्थलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। 1801 से 1802 के बीच अब्दुल अजीज ने तुर्की खिलाफत से इराक का नियंत्रण ले लिया। इराक पर आक्रमण के तुरंत बाद उसने हजरत अली और हजरत हुसैन के मकबरों को नष्ट कर दिया। इसी कारण 1803 में दिरिया में अजीज की असर की नमाज के दौरान एक शिया मुस्लिम ने हत्या कर दी। फिर सऊद बिन अब्दुल अजीज ने वहां सत्ता संभाली। उन्होंने 1803 में तुर्कों को हराया और 1804 में मक्का और मदीना पर कब्जा कर लिया। उन्होंने उस समय कई संरचनाओं को नष्ट कर दिया, जिनमें कई सहाबियों की कब्रें शामिल थी। 1808 में महमूद द्वितीय ने अपने पिता के बाद ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान के रूप में पद संभाला। उन्होंने सऊद परिवार को हराने के लिए एक बड़ी सेना भेजी।
अंततः 1818 में सऊदी शासक अब्दुल्ला बिन सऊद ने तुर्कों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उनके 2 पुत्रों ने भी उनके साथ आत्मसमर्पण किया। हालांकि उनके एक पुत्र तुर्की बिन अब्दुल्ला भाग निकले और बनु तमीम कबीले में शरण ली। दूसरी ओर इस्लाम के 2 पवित्र शहरों पर हमला करने के कारण सुल्तान महमूद द्वितीय के आदेश पर अब्दुल्ला बिन सऊद और उनके 2 बेटों को इस्तांबुल में सार्वजनिक रूप से सिर काट दिया गया। इस तरह पहला सऊदी अमीरात गिर गया। फिर 1821 में तुर्की बिन अब्दुल्ला ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। 1824 में उन्होंने ओटोमनों द्वारा नियुक्त मिस्र के नेताओं को हटा दिया और दरिया और रियाद को फिर से हासिल कर लिया। उन्होंने नजद अमीरात की स्थापना की, जो इतिहास में दूसरा सऊदी राज्य था, और रियाद को इसकी राजधानी बनाया। 1834 में एक विद्रोह के दौरान उनके चचेरे भाई मुशारी बिन अब्दुल रहमान ने तुर्की बिन अब्दुल्ला की हत्या कर दी। मुशारी ने कुछ समय तक शासन किया, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई और तुर्की के बेटे फैसल ने नजद अमीरात की कमान संभाली। 1891 में मुलायदा की लड़ाई में ओटोमन के प्रति वफादार राशिदी बलों ने दूसरे सऊदी अमीरात को हरा दिया। परिणामस्वरूप दूसरा सऊदी साम्राज्य गिर गया। फिर वह अपने बेटे अब्दुल अजीज के साथ दक्षिण पूर्व में मुर्रा बद्दू जनजाति में शरण लेने चला गया। फिर उन्होंने कुवैत में शरण ली। उस समय मुबारक अल सबाह कुवैत के शासक थे। इससे पहले कुवैत ब्रिटिशों के साथ एक समझौते के माध्यम से एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था। परिणामस्वरूप उस्मानी कुवैत पर हमला नहीं कर सके। 1902 में तुर्की बिन अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल अजीज ने रियाद में सऊदी शासन को पुनः स्थापित करने का मिशन शुरू किया। उसने रियाद के मस्मा किले पर कब्जा कर लिया और उसके गवर्नर को मार डाला। अब्दुल अजीज केवल 20 वर्ष की उम्र में रियाद का शासक बन गया। सऊदी परिवार के नए नेता के रूप में उन्हें इब्न सऊद के नाम से जाना जाने लगा। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य ने उस्मानियों के खिलाफ युद्धों में सऊदी अरब को हथियार और पैसा प्रदान किया। सऊदी वंश ने विभिन्न युद्धों में उस्मानियों को एक एक करके हराना जारी रखा। फिर दिसंबर 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इब्न सऊद ने ब्रिटिशों के साथ डरीन संधि पर हस्ताक्षर किए। इस व्यवस्था ने ब्रिटिशों को पूरे सऊदी नियंत्रित क्षेत्र में सुरक्षा का नियंत्रण दे दिया। इस परिणामस्वरूप सऊदी ब्रिटिशों के अधीनस्थ राज्यों में से एक बन गए। फिर मक्का और मदीना के शासक हुसैन मोहम्मद अली ने उस्मानी साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा छोड़ दी और विद्रोह कर दिया। उन्होंने यह ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता से किया। फिर जब ओटोमन जर्मन प्रथम विश्व युद्ध हार गए, तो संपूर्ण अरब क्षेत्र को ब्रिटेन और फ्रांस ने वर्साय की संधि के माध्यम से विभाजित कर दिया। इसके बाद नजद का साम्राज्य इब्न सऊद को दे दिया गया। दूसरी ओर हुसैन बिन अली को हिजाज क्षेत्र की कमान दी गई। मक्का और मदीना, ये पवित्र नगर उसी क्षेत्र में स्थित थे। इसके अलावा हुसैन बिन अली के दूसरे बेटे अब्दुल्ला को जॉर्डन और तीसरे बेटे फैसल को इराक मिला। जॉर्डन की वर्तमान वंशावली हुसैन बिन अली के दूसरे बेटे अब्दुल्ला से उत्पन्न हुई है। 1924 में तुर्की की स्थापना के बाद ओटोमन साम्राज्य के पूर्ण पतन की पुष्टि हुई। उसी समय 1300 वर्षों से अस्तित्व में रही इस्लामी खिलाफत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हुसैन बिन अली ने खुद को इस्लाम का खलीफा घोषित कर दिया। इससे ब्रिटिशों के साथ उनके संबंध टूट गए। इस अवसर का लाभ उठाकर इब्न सऊद ने हिजाज क्षेत्र पर आक्रमण किया और 1925 के अंत तक पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 8 जनवरी 1926 को अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने मक्कामदीनाजिद्दा के जनजातीय नेताओं के समर्थन से खुद को हिजाज का सुल्तान घोषित किया। 27 जनवरी 1927 को इब्न सऊद ने पूर्व नजद और वर्तमान हिजाज को मिलाकर नजद और हिजाज के राज्य की घोषणा की। 4 महीने बाद उसी साल 27 मई को ब्रिटिशों ने जेद्दा संधि के माध्यम से नजद और हिजाज के राज्य को स्वतंत्र के रूप में मान्यता दी। अगले 5 वर्षों तक अब्दुल अजीज इब्न सऊद ने अपने 2 राज्यों को अलग अलग शासित किया। अंततः
23 सितंबर 1932 को इब्न सऊद ने अपने 2 राज्यों को एक साथ जोड़ा और देश का नाम अपने उपनाम के नाम पर सऊदी अरब रखा और उसने खुद को इस राज्य का राजा घोषित किया। सऊदी अरब केवल एक गरीब क्षेत्र था जब यह एक स्वतंत्र राज्य बना। हालांकि उस समय क्षेत्र में तेल कुएं की खोज की संभावना थी। फिर 1933 में राजा इब्न सऊद ने अमेरिकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया को सऊदी अरब में तेल अन्वेषण शुरू करने की अनुमति दी। उन्होंने उस समय कैलिफोर्निया अरब स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी नामक एक नई कंपनी बनाई ताकि वे स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया के साथ समझौते के तहत अरब में तेल का अन्वेषण और विकास कर सकें। इस कंपनी का बाद में नाम बदलकर सऊदी अरामको कंपनी रखा गया। जब राजा ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए तो उन्हें यह पता नहीं था कि तेल सऊदी अरब को दुनिया के सबसे धनी और शक्तिशाली देशों में से एक बना देगा। वर्तमान में तेल संसाधन सऊदी जीडीपी का 42% हिस्सा है। सऊदी अरब के निर्यात राजस्व का 90% और इसके राष्ट्रीय आय का 87% मुख्य रूप से तेल निर्यात से आता है। अरामको के पास सऊदी अरब के लगभग सभी कुओं के क्षेत्र भी हैं। हालांकि सऊदी अरब में 1933 में तेल की खोज शुरू हुई, लेकिन लंबे समय तक कोई तेल नहीं मिला। कुछ कुएं कभी कभी खोजे गए, लेकिन तेल की कमी के कारण वे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं थे। अंत में मार्च 1938 में सऊदी अरब के दमाम में पहला तेल क्षेत्र खोजा गया। खदान का नाम दमाम नंबर 7 फीट रखा गया। यहाँ से तेल निकालने की शुरुआत के बाद रेगिस्तान का स्वरूप बदलने लगा। 1939 से सऊदी अरब ने दुनिया के विभिन्न देशों को तेल का निर्यात शुरू किया। 1944 में कैलिफोर्निया अरब स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी का नाम बदलकर अराबिया अमेरिकन ऑयल कंपनी कर दिया गया, जिसे अरामको कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजा अब्दुल अजीज इब्न सऊद अमेरिका के साथ गठबंधन कर लिया। इसके परिणामस्वरूप सऊदी अरब अमेरिका की सुरक्षा घेरा में आ गया। इसलिए सऊदी अरब अभी भी विदेशी हमलों से सुरक्षित है। हालांकि सऊदी अरब को कई लाभ छोड़ने पड़े, जैसे कि अरामको सऊदी अरब से तेल उत्पादित करती थी, लेकिन इसके मुनाफे का अधिकांश हिस्सा अमेरिका ले जाता था। यह इसलिए था क्योंकि अमेरिकी ऑयल कंपनी उस समय अरामको के अधिकांश शेयरों की मालिक थी। इब्न सऊद का निधन 1953 में हुआ। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पुत्र सऊद बिन अब्दुल अजीज ने उन्हें उत्तराधिकार दिया। हालांकि उनकी भव्य जीवन शैली ने क्राउन प्रिंस फैसल के साथ संघर्ष पैदा कर दिया। 1964 में उन्हें सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती के आदेश पर सिंहासन फैसल को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। सऊदी अरब के सबसे लोकप्रिय राजा फैसल बिन अब्दुल अजीज थे। वह अन्य सऊदी राजाओं जैसा नहीं था। सभी उसे धर्मपरायण, ईमानदार और समझदार मानते थे। इसके अलावा उसने आधुनिक सऊदी अरब के गठन में कई भूमिका निभाई। वह एक दूरदर्शी भी था। अपने कार्यकाल के दौरान सऊदी टेलीविजन प्रसारण शुरू हुआ। उन्होंने सऊदी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। अपने कार्यकाल के दौरान अरामको को पूर्ण सऊदी स्वामित्व में लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके परिणामस्वरूप सऊदी अरब ने 1973 में अरामको का 25% खरीदा और 60% मालिक बन गया। राजा फैसल फिलिस्तीनी समर्थक थे, इसलिए वह मुस्लिम दुनिया में एक बहुत ही लोकप्रिय नेता था। उनके नेतृत्व में 1973 के अरब इजरायली युद्ध में तेल का इस्तेमाल पश्चिम के खिलाफ हथियार के रूप में किया गया। मूल रूप से पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसे ओपेक भी कहा जाता है, ने तेल उत्पादन और आपूर्ति को कम कर दिया। तेल संकट ने पश्चिमी और अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं में गंभीर ठहराव उत्पन्न किया। उन्होंने 1962 में राजा बनने से पहले एक फरमान में दास्ता को भी समाप्त कर दिया। 25 मार्च 1975 को राजा फैसल की हत्या उनके सगे भाई के बेटे फैसल बिन मुसैद ने की। उन्होंने गोली चलाई जब उन्होंने अपने भाई के बेटे को अपने सीने से खींचा। इसे सऊदी अरब के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक माना जाता है। हालांकि सऊदी अरब ने 1980 में
अरामको की पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया। डान वर्ड ए सऊदी अरामको जनिन। सऊदी अरामको जैसी कंपनियों ने सऊदी अरब को इतना धनी और शक्तिशाली बना दिया है। सऊदी अरामको की वर्तमान बाजार मूल्य $2.11 ट्रिलियन है, जिससे यह दुनिया की दूसरी सबसे धनी कंपनी बन गई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की एप्पल के बाद है। सऊदी अरामको प्रतिदिन $1 बिलियन कमाता है, जिसमें से 85% सऊदी सरकार को कर के रूप में दिया जाता है, जिससे सऊदी सरकार अपने खर्चों को कवर करती है। सलमान बिन अब्दुल अजीज वर्तमान सऊदी राजा है। वह 2015 से प्रभारी है। उनके पुत्र मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। वह सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हैं। वह एक दूरदर्शी राजकुमार हैं, जो सऊदी अरब को आधुनिक अर्थव्यवस्था वाले देश में बदलना चाहते हैं। वह तेल आधारित अर्थव्यवस्था से पर्यटन और प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कई निर्णय लिए हैं, जिनमें महिलाओं को बिना महरम के यात्रा करने देना, महिलाओं को ड्राइव करने देना, सऊदी पर्यटन उद्योग के लिए रूढ़िवादी नीतियों को ढीला करना और सऊदी अरब में फिल्में, संगीत कार्यक्रम और पश्चिमी कार्यक्रमों की अनुमति देना शामिल है। हालांकि इसके लिए उनकी काफी आलोचना हो रही है। वह सऊदी अरब में नेओम नामक अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी आधारित शहर बनाने की योजना बना रहे हैं। हमारे आने वाले वीडियो में से एक में हम नेओम के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप वीडियो का आनंद लेते हैं तो कृपया टिप्पणी छोड़ें। यदि आपको यह पसंद आए तो कृपया लाइक बटन दबाएं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नियमित रूप से इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए दाईं और घंटी आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। आप चैनल पर अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद।